आचार्य रजनीश या भगवान रजनीश या ओशो, इनको तो काफ़ी दुनिया जानती है और उनके फॉलोअर्स भी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि रजनीश खुद बच्चन साहब से कहाँ तक प्रभावित थे। उनकी फिलॉसफी और उनके उपदेशों में काफ़ी प्रेरणा मधुशाला से ली गई थी। जब दोनों पहली बार मिले, शायद दिल्ली में, तो एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुए और आचार्य रजनीश ने बताया भी कि उन्होंने मधुशाला काफ़ी पढ़ी है। और देखिए, ओशो के उपदेशों में इस तरह की बातें मिल जाएंगी जो मधुशाला में कहा है, जैसे कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। और बिल्कुल यही संदेश आपको ओशो के उपदेशों में भी मिलेगा। अब बच्चन साहब की दूसरी कविता को देखिए। मधुबाला में हाला जो कहती है वही ओशो के संदेश में भी मूर्तिमान होता है। उद्दाम तरंगों से अपनी मस्जिद गिरजा घर देवालय, मैं तोड़ गिरा दूंगी पल में मानव के बंदी गृह निश्चय। जो कूल किनारे तट करते संकुचित मनुज के जीवन को, मैं काट सबों को डालूंगी किसका डर मुझको मैं निर्भय, किसका डर मुझको मैं निर्भय। मैं ढा बहा दूंगी क्षण में पाखंडों के गुरुगढ़ दुर्जय, उल्लास चपल उन्माद तरल प्रतिपल पागल मेरा परिचय। फिर मैं नभ गुंबद के नीचे नव निर्मल द्वीप बनाऊंगी, जिस पर हिल मिल कर बसने को संपूर्ण जगत को लाऊंगी। उन्मुक्त वायुमंडल में अब, यहाँ शब्दों और भावार्थ पर ध्यान दीजिएगा। उन्मुक्त वायुमंडल में अब आदर्श बनेगी मधुशाला, प्रिय प्रकृति परि के हाथों ऐसा मधुपान कराऊंगी। चिर जरा जीर्ण मानव फिर से पाएगा नूतन यौवन व, उल्लास चपल उन्माद तरल प्रतिपल पागल मेरा परिचय। उल्लास चपल उन्माद तरल प्रतिपल पागल मेरा परिचय। ओशो भी तो यही कहते हैं, अपना धर्म, जाति, ईगो, अहंकार सब छोड़कर आइए, नव संन्यास लीजिए, आपको वापस से एक नव यौवन की प्राप्ति होगी। चिर जरा जीर्ण मानव फिर से पाएगा नूतन यौवन वै। बहरहाल बच्चन साहब और रजनीश की मित्रता यहाँ तक थी कि रजनीश जब भी दिल्ली आते तो बच्चन साहब के साथ उनकी बैठक अवश्य होती। तब तक उन्होंने खुद को भगवान कहना शुरू नहीं किया था। और अभी हाल ही में एक फिल्म देखी, रोज आइलैंड। उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक इटालियन इंजीनियर जो अपने देश के नियम कानूनों से इतना परेशान हो जाता है कि वो इटली की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 500 मीटर दूर निकल के अपना खुद का एक आइलैंड बना लेता है। और उस आइलैंड का नियम ये है कि वहाँ कोई नियम नहीं होगा। वो आइलैंड इतना पॉपुलर हो जाता है कि दुनिया भर के कई देशों से नागरिकता के प्रार्थना पत्र आने लग जाते हैं। उसके आगे की कहानी भी बड़ी रोचक है, आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। फिलहाल कुछ ऐसी ही बात इन पंक्तियों में कही गई थी। फिर मैं नभ गुंबद के नीचे नव निर्मल द्वीप बनाऊंगी, जिस पर हिल मिल कर बसने को संपूर्ण जगत को लाऊंगी। मैं हूं अरिसुदन और ये है पॉडकास्ट कहानी मधुशाला की। इसमें हम बात करते हैं बच्चन साहब की मधुशाला की और उससे जुड़ी हुई कहानियों की। पिछले अंक में हमने बात की थी उनकी पहली पत्नी श्यामा की और उन्होंने किस तरह से मधुशाला को प्रभावित किया था। इस बार हम बात कर रहे हैं आचार्य रजनीश उर्फ ओशो की और उनके साथ जुड़े हुए बच्चन साहब के कुछ और किस्से और कहानियों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बच्चन जी जब अमिताभ के साथ मुंबई में रहते थे तो एक बार पास ही की एक जगह वुडलैंड, वहाँ रजनीश भी रुके हुए थे और उन्होंने बच्चन जी को आमंत्रित किया। बच्चन जी अपने दोस्त सत्येंद्र के साथ ओशो से मिलने पहुंच गए और आचार्य वहां करीब 50 विदेशी लोगों को नव संन्यास के बारे में उपदेश दे रहे थे। तब तक वो शायद खुद को भगवान भी कह चुके थे। खैर, सवाल जवाब के बाद उन्होंने कहा, बच्चन जी अब आप अपनी कोई कविता सुनाएं। इससे पहले एक बार और उन्होंने कविता सुनाने को कहा था
और तब बच्चन जी ने सुनाई थी, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। कविता खत्म हुई तो ओशो की टिप्पणी थी, खड़े रहने में ही गलती हो गई, प्रेमी को प्रेमिका के द्वार पर पहुंचकर दस्तक देनी थी। इस तरह की प्रैक्टिकलिटी और प्रैग्मेटिक अप्रोच, यही तो ओशो की खास बात है। फिलहाल जैसे ही रजनीश जी के मुंह से निकला बच्चन सुनाए, तो बच्चन साहब ने ये वाली कविता सुना दी। अब मत मेरा निर्माण करो, कुछ भी न अभी तक बन पाया, युग युग बीते मैं घबराया। भूलो मेरी विहलता को, निज लज्जा का तो ध्यान करो। अब मत मेरा निर्माण करो, इस चक्की पर खाते चक्कर, मेरा तन मन जीवन जर्जर। हे कुंभकार मेरी मिट्टी को, और न अब हैरान करो। हे कुंभकार मेरी मिट्टी को, और न अब हैरान करो। कहने की सीमा होती है, सहने की सीमा होती है, कुछ मेरे भी वश में मेरा, कुछ सोच समझ अपमान करो। कुछ मेरे भी वश में मेरा, कुछ सोच समझ अपमान करो। अब मत मेरा निर्माण करो, अब मत मेरा निर्माण करो। आचार्य रजनीश नव संन्यास द्वारा नवमानस के निर्माण की बात कर रहे थे। ये कविता सुनकर श्रोता तो बड़े खुश हुए और खड़े होकर तालियां भी बजाई, लेकिन ये बात खुद ओशो को नागवार गुजरी। शायद उन्हें प्रत्युत्तर या चुनौती जैसी लगी हो। बहरहाल हुआ ये कि उस घटना के बाद बच्चन बाबू जब भी रजनीश से मिलने गए, मुंबई में या उनके किसी और आश्रम में, रजनीश ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। यहाँ तक कि एक सार्वजनिक बैठक में उन्हें एक्नॉलेज तक नहीं किया। कई वर्ष बाद बच्चन जी उनके पुणे आश्रम पहुंचे और देखते हैं कि वहां मुख्य द्वार पर आचार्य का एक संदेश लिखा हुआ है, मैं पियक्कड़ हूँ, यह आश्रम मेरी मधुशाला है। आश्रम तो ऊपरी बाहरी दिखावा भर है, मैं यहाँ ध्यान की मदिरा पीता पिलाता हूँ। बच्चन साहब ने सोचा कि अब आए हैं तो ओशो का प्रवचन सुन के ही जाते हैं, शायद वो इन्हें देखकर पहचान लें और कुछ बात करें। जब वो इंतजार कर रहे थे, कुछ सन्यासियों ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो मधुशाला का कवि है। अब होता ये है कि हर दल, पंथ या पार्टी या किसी समुदाय, वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सारी दुनिया उनके रास्ते पर चल पड़े। ये सन्यासी भी कुछ इसी तरह के थे। बच्चन जी से कहने लगे, बच्चन जी आप भी अब सन्यास ले लें। बच्चन जी आप कब सन्यास ले रहे हैं? बच्चन जी आपको सन्यास ले लेना चाहिए, आदि आदि। जब 3-4 सन्यासियों ने घेर लिया तो उनको कहना पड़ा, भाइयों मुझे तो लगता है कि इस आश्रम और सन्यास की सारी कल्पना मेरे मधु काव्य से आई है, जो रजनीश जी के जन्म से लगभग 25 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यहाँ ध्यान कराया जाता है, ध्यान की मदिरा पिलाने की बात कही जाती है। मेरी मधुशाला में देखिए, ध्यान किए जा मन में सुमधुर, सुख कर सुंदर साकी का, और चला चल पथिक न तुझको, दूर लगेगी मधुशाला। या फिर ये पंक्ति, बने ध्यान ही करते करते, जब साकी साकार सखे, रहे न हाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। और एक और पंक्ति देखिए, गाजगिरी पर ध्यान सुरा में, मग्न रहा पीने वाला, अभी युगों तक सिखलाएगी, ध्यान लगाना मधुशाला। ध्यान की शराब, ध्यान सुरा, यहाँ इस आश्रम, इस मधुशाला में पिलाने की बात रजनीश जी स्वयं अपने प्रवचनों में कह चुके हैं। जरा अपने आश्रम को देखें और देखें कि मधुशाला, मधुबाला में उसकी कैसी सटीक तस्वीर मौजूद है। और तुम्हारे आश्रम में नाचने पर बहुत जोर दिया जाता है, इसकी भी कल्पना मधुशाला में है। जिन अधरों को छुए बना दे, मस्त उन्हें मेरी हाला, जिस कर को छू दे कर दे, विक्षिप्त उसे मेरा प्याला। जिस कर को छू दे कर दे, विक्षिप्त उसे मेरा प्याला। आंखें 4 हो जिसकी मेरे, साकी से दीवाना हो, पागल बनकर नाचे वह जो, आए मेरी मधुशाला। पागल बनकर नाचे वह जो, आए मेरी मधुशाला।
मधुशाला की माया का जादू है, इसमें अगर दीवाने होकर नाच ना सके तो फिर यहाँ आकर क्या पाया। लेकिन कवि की कल्पना की मधुशाला में न कोई गुरु था न कोई शिष्य। दीवानों के दल में कौन गुरु कौन शिष्य, सबका समान सम्मान और यहाँ सबको समान वरदान। एक सन्यासी ने तो बाद में बच्चन साहब को एक पत्र भी लिखा कि आपसे उम्मीद है आप भगवान श्री के संदेश का प्रचार करेंगे। बच्चन साहब ने उत्तर में लिखा, मैं तो भगवान श्री के संदेश का प्रचार उस समय से कर रहा हूँ जब वे चंदन के पालने में लेटे अपने पांव का अंगूठा चूस रहे थे। गौर कीजिएगा कि मधुशाला रजनीश जी के उपदेशों से काफी पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन ये कहानी तो हुई बच्चन साहब के दृष्टिकोण से, और हर कहानी के एक से ज्यादा पहलू होते हैं, तो शायद इसका भी होगा। फिलहाल जैसा मधुशाला कहती है, हम तो सबके लिए ही भले की दुआ करते चलते हैं। जिसने मुझको प्यासा रखा बनी रहे वह भी हाला, जिसने जीवन भर दौड़ाया बना रहे वह भी प्याला। जिसने जीवन भर दौड़ाया बना रहे वह भी प्याला। मतवालों की जीवा से है कभी निकलते शाप नहीं। मतवालों की जीवा से है कभी निकलते शाप नहीं। दुखी बनाया जिसने मुझको सुखी रहे वह मधुशाला। दुखी बनाया जिसने मुझको सुखी रहे वह मधुशाला। जैसे कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। बच्चन साहब जब कैम्ब्रिज से लौटकर वापस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए तो वहां उनके साथ बड़ा भेदभाव सा हुआ, शायद जलन की वजह से, क्योंकि वो दूसरे भारतीय थे जिसने कैम्ब्रिज से पीएचडी की थी, और इलाहाबाद में उनकी अनुपस्थिति के दौरान परिवार को भी बड़े कष्टों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कुछ लोगों ने तेजी जी को भी बड़ा परेशान किया था, वो किस्सा फिर कभी सुनाएंगे। मगर फिर भी इलाहाबाद शहर से विदा होते समय बच्चन बाबू अपने शहर को धन्यवाद ही कहते गए। जिस बोली में गंगा जमुना आपस में बोला करती हैं, जाड़ा गर्मी बरसातों में जिस गति से डोला करती हैं, नकल उसी की मैंने की है अपने शब्द पदों छंदों में। अनुमानो उसकी गहराई। बच्चन जी कहते हैं कि मेरे आभार की गहराई मेरे छोटे शब्दों से मत नापो। अनुमानो उसकी गहराई मत मेरी इस अल्प गगर से, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से। मेरी स्वर लहरी आई है गंग जमुन की अमर लहर से, गाता हूँ अपनी लय भाषा सीख इलाहाबाद नगर से। कभी निराशा का तम घिरता। कभी निराशा का तम घिरता, छिप जाता मधु का प्याला। छिप जाती मदिरा की आभा, छिप जाती साकी बाला। छिप जाती मदिरा की आभा, छिप जाती साकी बाला। कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमका जाती, आंख मिचौली खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला। आंख मिचौली खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला। माया की बात है, मृग मरीचिका सी दिखती है जिंदगी की मधुशाला। चमकता प्याला, छलकती हाला, थिरकती साकी। अब जैसे एक माया मोनालिसा की आंखों में है, उसकी आंखों से लगता है कि वह मन के भावों को उनके द्वारा व्यक्त नहीं होने देना चाहती, पर वे होठों की हल्की सी मुस्कान से कुछ कुछ बिंबित हो ही जाते हैं। बस यही एक अनबूझी पहेली है, मोनालिसा के मन में क्या है जो वह आंखों से जाहिर नहीं होने देना चाहती, मगर जो होठों से कुछ कुछ झलक उठता है। इन्हीं सुखमय विचारों के साथ यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में हम जिक्र करेंगे एक आदमी का जिसने बच्चन साहब की कविताएं सुन के आत्महत्या कर ली थी, और उसका असर बच्चन साहब की कविताओं पर क्या पड़ा। लेकिन आप रोज आइलैंड फिल्म जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी। और हाँ, इस पॉडकास्ट को अब आप सारेगामा कारवां पर भी सुन सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाय कॉफी पीते रहिए और
सुरक्षित रहिए।